एक फीमेल जिसकी शादी हुई है उसके गले में मार्क है, फंदा है नहीं। हाई कोर्ट के समक्ष पेश होते हुए सरकार ने दावा किया है कि के शरीर पर पाई गई इंजरीज उसकी मौत से पहले हुई थी। ये सब इंडिकेट करता है कि उसके साथ जो है किसी ने उसको सिंपल किसी ने अगर सुसाइड भी किया है, हैंग किया है, तो घर वाले उस चीज को भी छुपाते हैं। घर में अकेली थी और वो मतलब हैंगिंग कर लिया उसने। जब पुलिस ने उसको देखा तो कुंडी अंदर से बंद है और वो, अब आप बताओ अगर कोई फीमेल है घर में है, फंदा नहीं है, वहाँ फंदा वहाँ पे है ही फंदा नहीं। है नहीं, तो उसमें क्या पुलिस ने स्टोरी बताई है कि उसका पति पहले अंदर गया, उसने देखा कि वो चाहे आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, चाहे कितनी भी खराब हिस्ट्री है, कुछ भी है, बट यू शुड रेस्पेक्ट द डेड बॉडी। 9 बजे से 1:30 बज गई और 2 बुलेट परेशान ही कर रही है हमको। 2 बार एक्सरे करा लिया हमने, मिल नहीं रही बुलेट। तो मैंने मतलब उसका पाँव पकड़ा डेड बॉडी का और मैंने बोला मन में, मैंने कहा बाबा पानी नहीं पिया सुबह से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे गर्दन नीचे करके लिटरली। तो मैंने उनका पाँव पकड़ा और मैंने कहा बाबा गोली दे दो, और मैंने गर्दन ऐसे उठाई, ऐसे देखा सामने एक गोली, ऐसे देखा सामने दूसरी गोली, केस खत्म। एक न्यूली मैरिड लेडी थी, हार्डली 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसका हस्बैंड और उसका भाई और वो लेडी तीनों साथ में रहते थे। वो नाइट जॉब पे रहता था, हस्बैंड जो था। वाइफ प्रेग्नेंट थी कि रात के 2 बजे 3 बजे उसने कंप्लेन किया, मेरे को पेन बहुत हो रहा है, ले चलो। बंद करके दरवाजा वो सो गई। सुबह पता चला वो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मीट योर शेरलॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर प्रदीप मिश्रा सर का। सर यहाँ पर प्रोफेसर हैं फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में, साथ ही मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कम जॉइंट डायरेक्टर भी हैं। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि डॉक्टर प्रदीप मिश्रा सर मेरे पीजी गाइड रहे हैं। जो मेरी थीसिस थी उसमें गाइड थे, मेरे मेंटर थे, और उस दौरान सर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत चीज़ें सिखाई। एक एक चीज़, एक एक डिसेक्शन हाथ पकड़ पकड़ के मुझे सिखाया गया है। सारी गलतियां, मुझे डांटा भी है, प्यार भी किया है, और बड़े भाई के जैसे हमेशा उन्होंने मेरे ऊपर अपना स्नेह रखा है। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर प्रदीप मिश्रा सर के साथ हैं, उनके साथ में बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रियल जैन, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और साथ ही वो एचओडी हैं, विभागाध्यक्ष हैं फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में, रतलाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। प्रियल, आपका भी स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनके यूजी और पीजी लाइफ से, है ना। सर हम ये जानना चाहेंगे आपका यूजी और पीजी कहाँ से हुआ था? मेरा यूजी हुआ था एसएस मेडिकल कॉलेज रीवा से, और एडमिशन बैच मेरा 93 था। और पीजी हुआ था जीएमसी भोपाल से, और एडमिशन बैच 2005 था। क्योंकि बीच में मैं कई बार इधर उधर दूसरे ब्रांचेज और इधर उधर, मैं कहना चाहिए कि घूम घाम के कई सारे दूसरे जॉब्स करके, डीएनबी छोड़ के, ऐसा करके फाइनली 2005 एडमिशन बैच जीएमसी भोपाल से मैंने क्लियर किया एमडी। उसके बाद फिर हमने एमडी के बाद आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज 5 साल जॉब किया। देन अरविंदो में, श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज में इंदौर में हमने 5 साल जॉब किया। देन लास्ट मोर देन 8 ईयर्स से यहाँ जीएमसी रतलाम में हूँ, और अभी भी बने हुए हैं। प्रियल आप बताइए कुछ। मेरा यूजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो मैसूर में है, जिसका नाम है एमएमसी, पहले एमएमसी था, अभी एमएमसी आरआई हो गया है, मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है। तो वहाँ से मेरा यूजी है। और पीजी जो है मेरा, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से है। 2001 बैच है मेरा यूजी, और ठीक 10 साल बाद 2011 है मेरा पीजी का बैच। और उसके बाद 2014 में कंप्लीट हुआ। फिर 3 साल 3 महीने, लगभग 3.5 साल यूसीएमएस में ही मैंने एसआरशिप की, और उसके बाद मैं राजस्थान में कुछ समय काम किया, और पिछले 8 साल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में ही हूँ। पहले मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर था, फिर अब एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। चूँकि सर एमएस है तो चाहते न चाहते हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का चार्ज भी मेरे पास ही है। मतलब जब से रतलाम मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है तब से आप यहाँ पे हैं,
और आप भी उसके बाद आपने जो जॉब स्टार्ट किया है तब से लेके अभी तक आप यहाँ पे हैं। तो आप दोनों ने यहाँ पे बहुत ही लंबा कार्यकाल दिया है और इसके पहले भी आपके पास अनुभव बहुत है ना, कई सारे केसेस किए हैं आपने। तो सर आपका इतना जो लंबा प्रोफेशनल कैरियर है ना, जो आपने जीएमसी भोपाल से आपने स्टार्ट किया, आपने पीजी वहाँ से की, फिर अरबिंदो से होते हुए आप यहाँ तक आए। तो इस दौरान सर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस रहे होंगे कि जो सॉल्व करने में मिस्टीरियस रहे हों, मज़ा आया हो, जिससे कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सर कुछ सीखने को मिले? प्लीज़ सर। हाँ, केसेस तो एमडी टाइम में भी बहुत अच्छे-अच्छे मिले। इवन अरविंदो में भी जब हम थे उसमें भी कई सारे बहुत अच्छे-अच्छे केसेस मिले। यहाँ भी कई सारे बहुत अच्छे-अच्छे केसेस मिले। ऐसे तो देखने लगेंगे तो लिस्ट लंबी बन जाएगी, लेकिन अगर एमडी की बात करें, जो केसेस तो बहुत वैरायटी आई। लेकिन कुछ ऐसे केसेस थे जो क्राइम सीन पे हम गए थे और सतपति सर के साथ गए थे। मतलब वो अपने आप में एक खुद ही कहना चाहिए कि एक बड़ी फोरेंसिक की बुक है। उनके साथ में मुझे मौका मिला था क्राइम सीन पे जाने का। तो मैं था, मेरे साथ में डॉक्टर संदीप गहलोत, हमारे जस्ट जूनियर थे, वो गए थे। हम दोनों ही, मैं सीनियर था, वो जस्ट जूनियर थे। हम दोनों भी अपना दिमाग चला रहे थे कि थ्योरेटिकली हमने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारे केसेस किए हैं, बहुत सारा देख लिया है। हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, मैं और संदीप। केस ऐसा था कि एक कोई स्कूल था बड़ा, मुझे नाम याद नहीं है। स्कूल के अंदर गए तो ग्राउंड काफ़ी बड़ा था, वहाँ से क्रॉस होकर बिल्डिंग में ये था कि 2 दिन पहले से ऑडिट चल रहा था अकाउंट्स का, ऑडिटर आया हुआ था। फिर नेक्स्ट डे संडे के दिन ऐसा पता चला कि कमरा ऐसा था कि हॉल बड़ा था और दरवाज़ा ऐसा था कि कुंडी थोड़ा धक्का मारो तो अंदर से लॉक, लेकिन धक्का मारो तो खुल जाएगी, लूज था। सुबह जब धक्का मारा लोगों ने वहाँ पे कि ये बाहर नहीं निकले, ये तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 9 बज गया क्यों नहीं उठे। धक्का मारा तो पता चला आगे जाके बड़ा सा हॉल, आखिरी में एक टेबल पड़ी थी बड़ी सी। टेबल के ऊपर शेविंग के पूरे सामान, शेविंग बैग, एक कांच पड़ा हुआ है, नीचे बॉडी पड़ी हुई, पूरा एकदम ब्लड क्लॉट्स, पार्टली क्लॉटेड ब्लड, सना हुआ पूरा। पूल ऑफ गला के बीच में बॉडी right, पड़ी हुई थी। बिल्कुल। और गला ऐसा था कि अगर पूरा सरकमफ्रेंस लें तो आधा, मतलब सेंटर तक पूरा फ्रंट से कट गया था, ओके। ऐसा पूरा कटा हुआ। एकदम ऐसा लग रहा था कि किसी ने काट दिया हो, मार दिया। हाँ। इंटर किया हम लोगों ने, उसमें पुलिस को समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, और दरवाज़ा खुल जाता है अंदर से बंद होने के बाद भी, तो वापस बंद कर दिया जा सकता है बाहर से ही। तो इसलिए ये मिस्ट्री कि ये सुसाइड है या होमिसाइड है, ये डिसाइड करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो पुलिस ने सतपति सर को बुलाया था उस समय, तो साथ में हम लोगों को भी मौका मिला जाने का। वहाँ गए थे तो हम लोग भी दिमाग चलाने लगे, मैं और संदीप, की बहुत सोचना, देखना, ग्लव्स पहनना, सर के साथ में सारा कहना चाहिए कि किस एंगल से देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम लोगों ने भी खूब दिमाग लगाया। बट फाइनली किसी डायग्नोसिस या किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पा रहे थे। 15 मिनट पूरा देखने, यहाँ वहाँ जाने के बाद सतपति सर ने ग्लव्स पहना। ग्लव्स पहनने के बाद जहाँ बॉडी पड़ी थी गले के पास में थोड़ा सा ब्लड के, पार्टी क्लॉटेड ब्लड था, हाथ अंदर डाला। डालने के बाद एक ब्लेड मिला, ओके। शेविंग ब्लेड, हाँ। फ्रेश निकाल के, मतलब कि बैग, शेविंग बैग में से, पूरा पॉकेट में से उसका रैपर निकला हुआ, हाँ। उससे यूज़ किया होगा। लेकिन इतना डीप तक जाना, क्योंकि थियोरेटिकल चीज़, प्रैक्टिकल चीज़, एक्सपीरियंस होना, हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि कोई अगर सुसाइड करेगा ब्लेड से तो इतना डीप कैसे जा सकता है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन सतपति सर ने उस समय बोला कि नहीं, इट इज़ सुसाइड। कैसे? फिर उन्होंने ब्लेड पहले दिखाया, दूसरा यहाँ पर थोड़े से टैग्स, 1-2 ऐसे मिल रहे थे, जो एक तो ओवरलैपिंग स्किन का, स्किन टैग्स थे, स्किन टैग्स के साथ में हेजिटेशनल। 1-2 हेजिटेशन, 2-3 थे। हाँ। उससे समझ में आया कि नहीं। और ये भी होता है कि अगर ऐसे फोल्ड होता है स्किन का, हाँ। तो भी उसका लाइन चेंज हो जाती है। हाँ। सबसे बड़ी मिस्ट्री थी इतना डीप तक कैसे जाएगा। तो वही सर ने समझाया कि अगर कोई चीज़ को एक्सटेंड करो, एकदम बिल्कुल हार्ड होती है, मतलब कहना चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ फोर्स में रहती है, उसमें जैसे ही आप ब्लेड लगाते हैं, ब्लेड जैसी शार्प चीज़ जरा सा आप लगाएंगे तुरंत कट। और ऐसा अगर किया हुआ है, ऐसे मारते जाएंगे, वो डीप में अंदर एक्सटेंड होती जाएगी, डीप तक पूरा कट होता जाएगा। नेक पीछे की तरफ एक्सटेंडेड पोजीशन में, एक्सटेंडेड पोजीशन में कट अगर यहाँ मारा होगा लगा रही तो तो डीप होता जाएगा इस तरीके। ये अपने आप धीरे धीरे फैलता हो गया होगा और डीप तक ट्रैक किया, एसोफेगस तक कट गया था।
इतना डीप तक गया ना, तो हम लोग एक उसको कहते हैं कि एक्सपीरियंस, तो देख के हमें लगा कि अरे वाकई में एकदम कोरिलेट करना, स्पॉट पे 15 मिनट के अंदर डायग्नोसिस बनाना, कंक्लूजन, बोले नहीं इट इज सुसाइड। तो वो लगा कि नहीं, ये बोलते हैं एक्सपीरियंस। ऐसे ही एक और केस याद है मुझे, उसमें भी और चारों तरफ पुलिस वगैरह लगी थी, इस केस में भी दूसरे केस में भी। उसमें मैं और डॉक्टर मुरली थे। मुरली के साथ मैं सतपति सर के साथ पहुंचे, तो एक कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कॉलोनी थी। तो उसमें ऐसा था कि बिल्डिंग पूरी अंदर से बंद है, क्लोज्ड है। कंस्ट्रक्शन में जो काम करने वाला था बंदा, वो वहीं रात पे सो जाता था। सुबह उठे तो ऐसा था कि डेड बॉडी पड़ी हुई, निकल नहीं रहा था। तो फिर दरवाज़ा तोड़ा गया, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने देखा कि उसके चेस्ट पे 3 स्टैब इंजरीज, वो भी डीप काफ़ी, चेस्ट पे और नेक पे। मतलब नेक पे एक, लोअर पार्ट ऑफ नेक, 2 डीप चेस्ट में। अब उसमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि होमिसाइड है कि सुसाइड, क्योंकि दरवाज़ा पूरा कंप्लीटली बोल्टेड है, लॉक्ड है, कहीं से एक्सेस का कोई तरीका नहीं था। बट पुलिस को ये कि ये पॉसिबल कैसे है। हम लोगों को भी लगा कि इतना डीप स्टैब वुंड, एक बार अगर कोई स्टैब करता है उसके बाद दूसरा करने लायक ऐसी सिचुएशन में नहीं बचेगा, क्योंकि इंजरीज वेल टिपिकली क्वाइट डीप। और उसमें ऐसा था कि देखने के बाद हम लोगों से भी सर ने पूछा कि क्या लगता है आप लोगों को। तो हमने बोला कि सर हमें तो लगता है कि ये होमिसाइड है। पूरे दरवाज़ा बंद है तो कैसे होगा। वो भी पॉइंट ऑफ एंट्री है ही नहीं नहीं। वहां पे, अंदर से सारा क्लोज्ड है, हाँ, तो उसके बाद भी तो उसमें सर ने बोला नहीं, ऐसा पॉसिबल है ओके कि फेटल मोर देन 1 स्टैब इंजरीज कैन बी प्रोड्यूस बाय समवन। और उन्होंने फिर जाके बाद में दिखाया कि लिटरेचर में, मतलब जर्नल्स में, कि ऐसे देखो ये हैं केसेस पुराने जो ऐसे पब्लिश हुए हैं। तो ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर कोई मारना चाहे तो इमीडिएटली इफेक्ट नहीं आता, ऐसा कि एक बार मारा हो तुरंत ऐसा है कि वो ऐसे निढाल हो जाएगा, ऐसा इनकैपेसिटेट हो जाएगा कि नेक्स्ट स्टैब इंजरी प्रोड्यूस नहीं कर सकता डीप। अगर कोई ऐसा बिल्कुल इमोशनल स्ट्रेस और एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन में है, देन ही कैन प्रोड्यूस मोर देन 1 स्टैब इंजरीज विच आर फेटल। तो उन्होंने बोला नहीं, इट इज सुसाइडल इंजरी। मल्टीपल स्टैब वुंड अगर है बॉडी में, तो इट इज नॉट नेसेसरीली कि वो होमिसाइड ही हो। इस केस से ये साबित हो जाता है। और इस तरीके के केसेस और भी रिपोर्टेड रहे हैं, लिटरेचर में मौजूद हैं, कि अगर मोर देन 1 स्टैब इंजरी इज देयर ऑन द बॉडी, इट माइट बी सुसाइडल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वो 100% होमिसाइडल ही हो, जो कि यूजुअली लोग सोचते हैं कि अरे यार इतनी बार घोंपा है, इतनी बार स्टैब किया है, तो ये तो होमिसाइड ही होगा, मर्डर ही होगा। जबकि ऐसा नहीं है। मतलब केसेस आर देयर कि 2-3 बार भी अगर स्टैब किया है तो इट माइट बी सुसाइडल ऑल्सो। आपके पास कोई इतने कैरियर में कोई केस आया हो तो? मेरे पास वैसे तो 2 तरह का, अगर ये केस का एक्सपीरियंस ही देखें हम लोग, तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 टाइप्स। ठीक है। एक केस वो होता है विच इज इंटरेस्टिंग फॉर पीपल, ठीक। और एक केस वो होते हैं जिससे हमको सीखने को मिलता है, एकेडमिक। एकेडमिक और बहुत कुछ दूसरी चीजें जो हम सामने नहीं सीख पाते या हम किसी को शेयर भी नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन वो केस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। ओके। तो हम इनको 2 टुकड़े में रखेंगे। हम्म, तो जो पहला मिस्टीरियस केस है उस पे हम चलते हैं। ठीक है। तो जब मैं दिल्ली में था, हाँ, तो वहाँ पे एक केस आया, 2 साल की बच्ची, ठीक है। और 2 साल की बच्ची आई, डेथ हो गई बच्ची की, और हिस्ट्री ये थी कि बच्ची जो है सीढ़ियों से गिर गई और गिर के मर गई। ओके। सिंपल स्टोरी है। पुलिस ने भी यही बोला कि बच्ची सीढ़ियों से गिर के मर गई। अब हमने बॉडी देखी, जैसे ही बॉडी कपड़े उतारे तो उस पे 3 तरह की इंजरी। एक इंजरी वो थी जिसमें जो स्कैब है वो आ गया है, ठीक है, पपड़ी जम चुकी है। पपड़ी जम चुकी है, खनाट के बाद जो खनाट कहते हैं उसको। दूसरी इंजरी थी जो फ्रेश लग रही थी, जिस पे खनाट नहीं था। और तीसरी एक इंजरी थी जो लगभग 1 महीने पुरानी थी, और उसमें पैरेलल सफेद सफेद 4-5 लाइनें एक साथ। मतलब डिफरेंट ड्यूरेशन की, हाँ, और 5 लाइनें एक साथ सफेद कलर की। अलग अलग ड्यूरेशन की चोटें मौजूद। हम भी शौक में कि क्या करेंगे इसका। हाँ, हम सोच रहे हैं, पर हमने सब कुछ नरेट किया। हाँ, उसके बाद में जब हमने सोचा कि ये किससे आ सकती है, तो मोस्ट क्लोज एसोसिएट वाज अ आयरन रॉड, जो पानी गर्म करने की रॉड आती है ना, अगर आप उसको उसके ऊपर रख दो तो बिल्कुल मैच कर रही है वो।
ऐसा समझो। पैटर्न उसका एग्जैक्टली सेम था पानी गर्म करने की रॉड से उस चोट। और वैसी 8-9 चोटें उस बॉडी पे, अलग अलग जगह। ऐसा नहीं कि गलती से आप एक जगह लग गया, 2 जगह लग गया, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ। हम शॉक। अच्छा, हमने बॉडी का वेट लिया था, 2 साल की बच्ची, उसका वजन 5 किलो। 2 साल के बच्चे का कम से कम 9 किलो वजन होना चाहिए, लेकिन उसका वजन केवल 5 किलो। हमको उसमें भी डर लगा। हमने कहा ये क्या हुआ, 5 किलो की बच्ची, 1, 2, 3 तरह की चोटें। फिर सिर खोला तो सिर में भी, ब्रेन में भी दूसरी फाइंडिंग, उसमें सिर पे अलग चोटें। फिजिकली अब्यूज करते हैं, हाँ, मारते हैं, मारते, टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर। और इसी को हमारी मेडिकल टर्म में एक वर्ड होता है, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम मतलब बच्चे के साथ बार बार उत्पीड़न किया जा रहा है, फिजिकली अब्यूज, और वो छोटे बच्चे, अनवांटेड बच्चों के साथ ही होता है। कुल मिला के इन्फ्लुएंस ये निकला कि जो अगर बैटर्ड बेबी सिंड्रोम का अगर कोई केस आ रहा है, उसमें ओपिनियन पे पहुंचने के लिए हमको 4-5 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहली तो आपने जैसे बताया कि अलग अलग ड्यूरेशन की उस पर शरीर पे चोटें मौजूद अगर दिख रही हैं किसी बच्चे के शरीर पर कि अलग अलग ड्यूरेशन की चोटें हैं, तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई बैटर्ड बेबी सिंड्रोम हो सकता है। हो सकता है। और जो बच्चे का वेट होना चाहिए वो बिल्कुल ही हाफ, इसका मतलब नेग्लेक्टेड है, माल नरिश बच्चा है, नेग्लेक्टेड। हाँ, माल नरिश तो ठीक है, लेकिन खाने को ही नहीं मिल रहा है। चौथा, जेंडर, लड़की। तो ये सब चीजें कंक्लूड करके एक सेंस आता है कि हाँ शायद, और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ आता है, जिससे आप काफी समय हो जाए। तो ये तो हुआ एक पब्लिक के लिए मिस्ट्री। एक मेरे लिए मिस्टीरियस केस था, जिससे मैंने सीखा, चाहे आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, चाहे कितनी भी खराब हिस्ट्री है, कुछ भी है, बट यू शुड रेस्पेक्ट द डेड बॉडी। एक केस आया हमारे पास दिल्ली में। उसमें क्या हुआ कि वो एक पुजारी था कहीं मंदिर में, और गन शॉट का केस। गन शॉट के केस में क्या होता है, जब गोली लगती है तो गोली का अपना नेचर है, वो कहीं भी चली जाती है और कहीं भी जाके छुप जाती है। ठीक है, रिकोशेट रिकोशिट, टकराई, उसने डायरेक्शन बदला। वो सुनने में बड़ा आसान है। हाँ, सुनने में आसान है। सुनने में बहुत आसान है कि गोली यहाँ से यहाँ लग गई और ठीक है, आप वहां जाके ढूंढ लो। पर बॉडी जब खोलते हैं तो इतना आसान नहीं रहता है। जब हमने बॉडी का एक्सरे कराया, तो एक्सरे कराने के बाद बुलेट लोकेट हो गई। ठीक है। ठीक है, अब आपने जब बुलेट निकाली, आप जहाँ ढूंढ रहे हो वहां बुलेट नहीं मिल रही है आपको। अच्छा, एक्सरे में आपको दिख रही है कि बुलेट यहाँ है, हाँ, बट बॉडी जब आपने ओपन की तो वहां पे बुलेट आपको मिली नहीं। बुलेट, क्योंकि बुलेट क्या है, बहुत ही सटल चीज है। मतलब इतनी बड़ी बॉडी, छोटी सी बुलेट है। आप अगर मान लो उसको, एक बार हमारे यहाँ दिल्ली में भी एक केस ऐसा हुआ, हमारे सीनियर बताते थे कि उन्होंने, गोली चली गई स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड में चली गई। अब आपको निकालनी गोली स्पाइन से, तो आपने जैसे ही उस पर हथौड़ा मारा, गोली नीचे। आपने फिर हथौड़ा मारा, फिर गोली नीचे। आपने उसको तोड़ के देखा, गोली है ही नहीं, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, लास्ट में कॉकिक्स में जाके बॉडी मिली। आप गोली कर सकते, अपना पोजीशन चेंज करती जा रही है, बिकॉज जैसे जैसे बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, उस पर फोर्स लग रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है ना, या वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसको खाली जगह मिल रही है, तो वो ट्रेवल कर रही है। तो ऐसा हुआ केस। तो क्या हुआ, सुबह 9 बजे से, मैं बिना पानी पिए गया था उस दिन, 9 बजे से 1:30 बज गई, और 2 बुलेट परेशान ही कर रही है हमको। 2 बार एक्सरे करा लिया हमने, मिल नहीं रही बुलेट, मिल नहीं रही। तो मैंने मतलब उसका पाँव पकड़ा डेड बॉडी का, और मैंने बोला मन में, मैंने कहा बाबा पानी नहीं पिया सुबह से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे गर्दन नीचे करके लिटरली। और वहाँ पे मेरे सीनियर, जो आज भी एक मौलाना आज़ाद में है और एक एम्स मंगलागिरी में है, वो भी थे साथ में। तो मैंने उनका पाँव पकड़ा और मैंने कहा बाबा गोली दे दो, ऐसे मन में रिक्वेस्ट की। और मैंने गर्दन ऐसे उठाई, ऐसे देखा सामने एक गोली, ऐसे देखा सामने दूसरी गोली, केस खत्म। तो दैट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि कभी भी हो, अगर वो डेड बॉडी है, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो फिशी हो सकता है और आप नहीं पकड़ पा रहे, तो इट इज ऑलवेज अ बेटर प्रैक्टिस कि आप मन में करें। जैसे यहाँ पे भी एक केस हुआ था, उसमें डेड बॉडी आई हमारे पास। अब मैंने उसको पूरा देख लिया, एग्जामिनेशन भी कर लिया सर, लेकिन अब मिल ही नहीं रहा कोई, मतलब दूर दूर तक समझ भी नहीं आ रहा कि क्या है इसमें। तो फिर मेरे को वो याद आया अपना एक्सपीरियंस। 5 मिनट बाद मेरे को फ्लैश हुआ कि यहाँ पे चीज देखनी चाहिए। और उसके बाद तो 1, 2, 3, 4 इतने डीप वुंड थे उसमें, सब काट काट के देखे, सब डीप वुंड मिले, और वो बिल्कुल क्लियर कट हो गया केस। तो ऐसा क्या है, ये एक मेरे लिए पर्सनल लर्निंग है। एक तो मिस्टीरियस केस है जिसमें पब्लिक को दिखता है कि बहुत बड़ी गुत्थी सॉल्व करी, लेकिन उस गुत्थी सॉल्व करने में जो आप खुद के लिए सीखते हो कि डेड बॉडी का कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, वो बहुत ही बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए।
अच्छा, अब ये समस्या पब्लिक को नहीं पता लगती ना, पब्लिक के सेंटिमेंट जुड़े हैं वहाँ। हाँ, पब्लिक का क्या कहना है, एक बार एक्सरे करा दिया, एक्सरे गोली दिख रही है, हाँ, डॉक्टर बेवकूफ है, नहीं निकाल पा रहा। हाँ, दूसरी बार करे, आप तो बिल्कुल सर्टिफाइड बेवकूफ है डॉक्टर। हाँ, और पब्लिक क्या एग्रेसिव हो जाती है वहां पे। डॉक्टर की भी लिमिटेशन है, डॉक्टर भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन जो उसकी बीच की छोटी छोटी चीजें हैं वो हर एक को समझ में नहीं आ सकती है। अच्छा, एक जैसे बता रहे हैं कि बुलेट नहीं मिल रही, एक बार ऐसा इंसिडेंस मुझे याद है। मेरा कोई जूनियर था, किसी जिला अस्पताल से कॉल किया, अच्छा, उसमें एमडी वगैरह कर चुका था और मैं कहीं जॉब कर रहा था। फोन पे कंसल्टेशन। हाँ, फ़ोन पे कि सर ऐसा ऐसा है और बाहर पब्लिक काफ़ी मॉब है और कंडीशन थोड़ी गड़बड़ हो रही है, हम बुलेट पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं हाँ, और पेट में है, बुलेट मिल नहीं रही है। हाँ, तो बोले, हमने फिर सीनियर्स को भी बुला लिया और फिर हमारे जो कहना चाहिए हॉस्पिटल के सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदे थे उनको भी बुला लिया। 3-3 लोग लगे हुए हैं लेकिन बुलेट नहीं मिल रही है, अब क्या करूं? और बुलेट, तो मैंने बोला बुलेट तो ज़रूरी चीज़ है क्योंकि वही एक एविडेंस है जो प्रूव करेगी कि इस गन से चली है। और तो क्यों, क्या ऐसा बुलेट में क्यों जरूरी है बुलेट प्रिजर्व करना? बुलेट पे मार्क्स होते हैं जो प्राइमरी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, कहना चाहिए कि जैसे अपना फिंगरप्रिंट होता है जी, जो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी प्रोड्यूस करता है, वैसे ही बुलेट्स होते हैं जिसमें गन के जो मार्किंग्स आती हैं। गन का जो बैरल है, उसकी जो नाल है, उसके अंदर से बुलेट निकल रही है तो उसके ऊपर मार्किंग बनती जा रही है, गोली के ऊपर, खोखे के ऊपर जो शेल है उसमें मार्क बनते हुए निकल रही है। और वो हर गन की डिफरेंट होती है, हर बैरल की डिफरेंट होती है। इवन सेम कंपनी की एक के बाद एक के बाद एक सेम मेकअप अगर सेम लॉट में भी बन रही, फिर भी उनमें है कि हर गन का एक अलग कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है मार्किंग्स में। इसलिए ये होता है कि आप अगर कहना चाहिए कि एफएसएल में भेजेंगे, फॉरेंसिक बैलिस्टिक एक्सपर्ट अगर कहना चाहिए कि एग्जामिन करता है, एनालिसिस करता है, तो वो बता सकता है कि हाँ ये गन से फायर की गई। अब वो परेशान कि मिल नहीं रहा है, करूँ क्या? मैंने सोचा वैसे में क्या किया जाए, तो मैंने भी सतपति सर को कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा है। बोले ऐसा करो, उनको बोलना कि अगर फाइनली नहीं मिलता है तो बोल दें, पुलिस को ये एडवाइस करें कि जब क्रिमेशन किया जाए तो सारी राख को, एशेस, हाँ सारी राख को किसी बड़े पैन में जल डाल के उसमें डाला जाए, उसमें से ढूंढा जाए। वो भी करवाया गया, फाइनली फिर भी नहीं मिली थी शायद। अरे, नेक्स्ट डे उसका आया कि सर ये सब भी करवाया फिर भी नहीं मिली। तो फिर उनका कहना था कि एकदम डॉक्यूमेंटेशन ऐसा करो कि ऐसा ऐसा किया गया और ये एडवाइस किया गया पुलिस को, उनके द्वारा ये किया भी गया, उसके बावजूद ये नहीं मिली। और जो भी है वो डॉक्यूमेंट है, मतलब यू हैव टू पुट योर ऑल द एफर्ट्स टू ट्रेस द बुलेट। मैं बताता हूँ इस केस में सर हुआ क्या होगा, जो मेरा एजम्पशन है, जो मुझे लगता है। अगर गोली लगी है तो बॉडी पे एंट्री वुंड होगा, अगर बॉडी से निकल गई है तो एग्जिट वुंड होगा। हमको अगर एंट्री और एग्जिट वुंड मिल रहा है तो हम गोली नहीं ढूंढते हैं, शरीर में मौजूद है ही नहीं गोली, तो हम ये तय कर लेते हैं कि भाई यहाँ से घुसी और इस जगह से निकल गई गोली, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं, गोली है ही नहीं। लेकिन अगर उसमें एंट्री वुंड है और एग्जिट वुंड नहीं है तो हम ये इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भाई गोली तो अंदर ही है, क्योंकि गोली शरीर से बाहर नहीं निकली है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि जो बुलेट का जो एग्जिट पॉइंट है वो नेचुरल ओरिफाइसिस से हो गया। सपोजिंगली गोली लगी, यहां से अंदर घुसी और एक कान का जो छेद है यहां से निकल गई, तो हमको एंट्री वुंड तो दिख रहा है बट एग्जिट वुंड उसका बना ही नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल निकल गई है। अब जैसे किसी को पीछे से गोली मारी और उसके मुंह से निकल गई, तो एंट्री वुंड इज देयर बट एग्जिट वुंड है ही नहीं, क्योंकि वो नेचुरल ओरिफाइसिस से निकली है। अपन ने एक्सरे में भेजी, एक्सरे में भेज दिया आपने बॉडी, एक्सरे करवाया, वहां पे बॉडी बुलेट दिख रही है। अब बॉडी को ट्रांसफर करके लेके आए, बॉडी हिलाई डुलाई और वह धीरे से किसी ओरिफाइसिस से बाहर होकर गिर गई, एनल कैनाल से गिर गई, वो स्ट्रेचर में पड़ी हुई है, लेके जा रहे हैं, वो कहीं नीचे जमीन पे गिरी हुई है। ऐसे केस हुए हैं। ऐसे एक छोटा सा केस है, कहना चाहिए कि केस तो छोटा सा बट उसके लीगल इम्प्लीकेशंस जो होते हैं, जो फैमिली सफ़र करती है। जी, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक न्यूली मैरिड लेडी थी और हार्डली 6 महीने पहले शादी हुई थी जी, और उसका हस्बैंड और उसका भाई और वो लेडी तीनों साथ में रहते थे। वो नाइट जॉब पे रहता था, हस्बैंड जो था वो रोटेशन में ड्यूटी लगती थी, तो उसमें वो गया हुआ था जॉब पे। वाइफ प्रेग्नेंट थी, शायद 2 महीने 3 महीने पुराना प्रेगनेंसी रहा होगा, 2 महीने के आसपास। उसको रात में थोड़ा वॉमिटिंग होना, पेन होना, काफ़ी एब्डोमिनल पेन होना, वो ये कर रही थी। अब लेकिन ये है कि रात के 2 बजे 3 बजे उसने कंप्लेन किया उसके देवर को उठा के कि भाई मेरे को पेन बहुत हो रहा है, ले चलो। लेकिन बोला अच्छा ठीक है, कुछ टैबलेट वगैरह दे दिया था उसने
पेन किलर वगैरह, हाँ पेन किलर वगैरह दे दिया और बोला सुबह चलते हैं। उसने भी मना कर दिया कि नहीं सुबह चलेंगे, अभी ठीक है। बंद करके दरवाजा, वो सो गई। सुबह पता चला वो डेड मिली। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई तो एलिगेशन पहला काम किया था पुलिस ने कि उसके देवर को, क्योंकि वो था हस्बैंड जॉब पे था उस समय, उसको सीधे अंदर डाल लॉकअप में। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई। वो इसीलिए क्योंकि जो मायका पक्ष होगा, लड़की के माता पिता या जो भी होंगे, हाँ एलिगेशन वो तो और देयर माइट बी प्रीवियस हिस्ट्री आल्सो कि हाँ भाई नोक झोंक हो रही है, न्यूली वेड है कि हाँ भाई लड़ाई हो, उनको पता नहीं रहता है। भाई, वो तो डाउरी डेथ के हिसाब से कि ऐसा ये कि प्राइमरीली उसी एंगल से उसको उसको custody में investigate ले लिया करते हैं। पुलिस ने। हाँ मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट वैसे भी होता ही है। जी। तो पहला काम उन्होंने अंदर डाल दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर। तो मैंने बुलाया पुलिस वाले को जो आईओ था कि भाई ये है, मैं कॉज ऑफ डेथ दे रहा हूँ, उसको अननेसेसरी आप लॉकअप में मत रखो, उसकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि ये हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो, चीज़ें समझ में आए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना होता है। ये इसकी वजह एक्टोपिक से प्रेगनेंसी मतलब उस केस में कहाँ पर था, थोड़ा सा एक्सप्लेन। ट्यूब में था, राइट साइड ट्यूब में था। ओके, फैलोपियन ट्यूब में यूजुअली जो फीटस होता है वो अपना यूट्राइन कैविटी में रहता है, वहाँ पे इम्प्लांट होता है, बट इन दिस केस जो यूट्रस था जो फीटस था वो फैलोपियन ट्यूब में जाके इम्प्लांट हो गया। दिस इज व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यस तो फैलोपियन ट्यूब का साइज होता है बहुत पतला, बिल्कुल। तो उसकी वजह से वहाँ पे उसको पेन हुआ, जैसे जैसे फीटस बड़ा हुआ वो रप्चर हो गई, ब्लीडिंग हुआ और उसकी डेथ हुई। तो हम बुला के मैंने बोला भाई उसको समझाया, तो जाके उसने फिर छुड़वाया। बोला सर आप रिपोर्ट दे दीजिए। मैं बोला आज ही दे देता हूँ मैं, क्योंकि किसी को अननेसेसरी लॉकअप में रखना ठीक नहीं। तो फिर ये भी एक अलग एंगल है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक का हम जो काम कर रहे हैं उसमें किसी हम क्रिमिनल को ही पकड़वा रहे हैं। जस्टिस, एक जो बेचारा इनोसेंट व्यक्ति है जिसको सिर्फ शक के आधार पर या प्रीवियस हिस्ट्री के आधार पर उसको उठा के कस्टडी में रख लिया या फिर इंटेरोगेशन के लिए उसको रोक रखा है वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे, तो इस केस से ये पता पड़ता है कि हाँ भाई जो इनोसेंट व्यक्ति है वो भी बचता है इसमें। अभी रिसेंटली एक केस हुआ यहीं पे कुछ समय पहले। उसमें क्या हुआ कि एक फीमेल थी, घर में अकेली थी, हैंगिंग कर लिया उसने। अच्छा, उसने हैंग कर लिया। ठीक है, तो वो जो फीमेल थी वो जब पुलिस ने उसको देखा तो कुंडी अंदर से बंद है और वो मरी हुई है। दैट इज पॉइंट ऑफ एंट्री इज नॉट देयर। हाँ। और वो नहीं लड़की नहीं है। हाँ, अच्छा नीचे जमीन नीचे जमीन पे है ओके है। और वो सो रही है ऐसा लग रहा है। हाँ। लेकिन उसके गले में मार के। अब आप बताओ अगर कोई फीमेल है फंदा? घर में है, फंदा नहीं है वहां, फंदा वहां पे है ही फंदा नहीं। है नहीं, वो लेटी हुई है। हाँ। और जो अंदर पुलिस गई तो देखा कि ये लेटी हुई है और इसके गले में मार के, एक फीमेल जिसकी शादी हुई है उसके गले में मार के, लागीचर मार के निशान पड़ा हुआ और है। फंदा है नहीं, फंदा मिल नहीं रहा है फंदा मिल नहीं रहा है और दरवाजा अंदर से बंद है, दरवाजा बंद नहीं था, खुला हुआ था दरवाजा। हाँ ऐसी स्टोरी थी। तो ये सब इंडिकेट करता है कि उसके साथ जो है किसी ने उसको मार दिया। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी ऐसी चल रही है। जी। जब हमारे पास बॉडी आई हाँ। तो जब स्ट्रेंगुलेशन होता है तो उसके बहुत सारे साइन होते हैं, सटल साइन, जो हम लोग देखते हैं। और वो क्योंकि पब्लिक फोरम है तो उतना बताना ठीक नहीं लगता, पर जो टिपिकल साइन होते हैं हैंगिंग के वो सारे उसमें हमने देखे। हाँ। तो वो जब केस हमने देखा जी। तो हमने बोला कि नहीं ये स्ट्रेंगुलेशन नहीं लग रहा है, ये हैंगिंग है। अच्छा, अब पुलिस उसी चक्कर में है कि ये क्या हुआ, हाँ। ये हैंगिंग कैसे हो सकता है, ये तो स्ट्रेंगुलेशन ही है, क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन थी। फंदा तो- मिला नहीं है, हाँ। बॉडी बिस्तर पे है, हाँ। दरवाजा खुला हुआ है, तो ऑब्वियसली किसी ने इसको मार के वहां पे ठीक रख है। दिया होगा। पुलिस यही सोच रही है। हाँ, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें केवल और केवल हमारी रिपोर्ट थी, जिसके बेस पे ये हुआ कि हाँ ये हैंगिंग का केस है, स्ट्रेंगुलेशन नहीं। क्योंकि हम लोग क्या है, जब भी ओपिनियन देते हैं, इफ वी आर श्योर देन वी गिव क्लियर ओपिनियन, इफ वी आर नॉट श्योर तो हम सदा ये ध्यान रखते हैं कि एक हम जितना जानते हैं हम उतना ही लिखें। जैसे सर भी हैं, आप भी हो, तो हम लोगों को जो पता है उसके आगे अपनी फील्ड क्रॉस करके जाना एजम्पशन के बेस पे कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा हम लोग यूजुअली नहीं करते हैं फोरेंसिक वाले। बाकी दूसरे में तो पब्लिक कर सकती है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो एज्यूम कर लेते हैं। हाँ। एजम्पशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम केवल और केवल फैक्चुअल बेस पे काम करते साइंटिफिक फैक्ट्स पे बात होती है। हैं। बिल्कुल। अगर वो हमको साइंस मिल रहे हैं तो हम उस ओपिनियन पे पहुंचते हैं, नहीं मिल रहे हैं तो हम गार्डेड ओपिनियन रखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें पुलिस कुछ अलग हिस्ट्री लेके आती है, यहाँ करते हुए कुछ अलग निकलता है। ऐसे एक केस मुझे याद आ रहा है छोटा सा, कि ऐसा हिस्ट्री आया कि बाइक से जा रहा था, शाम का वक्त था, 6-7 के आसपास होंगे, हल्का सा धुंधला अंधेरा हो गया था, और बाइक जाते समय हाईवे यहीं पास में है,
वहाँ पे जाते समय बाइक पे, वो बाइक उसकी फिसल गई किनारे से, वो खेत में गिर गया और सिर में चोटें, ब्लड वगैरह पूरा लगा हुआ, और यहाँ दिख रहा था कि फ्रैक्चर, बाल बड़े बड़े थे। समझ में ना आया कि हाँ भाई आरटीए का केस है। हम भी कैजुअली करने लगे कि चलो ठीक है आरटीए। जब स्कल खोल रहे हैं तो पता चला उसमें तो पूरा जो फ्रैक्चर क्या, पूरा एंट्री वुंड, और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा एंट्री वुंड। मैंने तो समझ में अरे ये तो कुछ और ही दिख रहा है, ब्रेन में से पूरा ट्रैक भी दिख रहा है, अंदर पता चला गन शॉट निकला, गन शॉट। जो आरटीए था वो गन शॉट निकला। फिर मैंने जो पुलिस वाला एएसआई था को बुलाया है, उसको फिर बाद में फोटोग्राफ दिखाया कि जाके बताना, क्योंकि उनके लिए एकदम बिल्कुल शॉकिंग था कि हाँ, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो जाके फिर 2 दिन बाद पकड़ा पुलिस ने, पेपर में देखा कि इसने ऐसा ऐसा किया था, फॉलो कर रहा था, और मार के निकल गए। ओके, हमारे यहाँ पे एक केस हुआ जिसमें बाइक फिसल गई हाँ, और वो अननोन थी बॉडी, हाँ, पता लगा नहीं उसका, और पुलिस वालों ने बोला कि सर एक्सीडेंट हो गया, ऐसे गिर गया ये। पर हम लोग क्या है, जब करते हैं केस तो पूरा डिटेल में करते हैं, पूरी उसकी ओपिनियन लिख करके अपन ने और पूरा केस किया। देखने में बहुत आसान लगता है हैंगिंग का केस, ऐसा लगता है हाँ भाई फांसी ही तो है, हाँ, लेकिन आपने देखा थोड़ी है उसको फांसी लगाते हुए। आपके पास बॉडी आई, आपने मार्क देखा, इतना आसान, मतलब हैंगिंग बर्न, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट केसेस, जो इजी भी होते हैं, और लेकिन अगर उसमें अगर कुछ ट्विस्ट है तो ट्विस्ट पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिस्ट्री नहीं मिल पा रही प्रॉपर, तो हिस्ट्री इज नॉट ऑलवेज रिलायबल, हिस्ट्री इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इट कैन बी मिसलीडिंग ऑल्सो। वो आपकी हेल्प तो कर सकती है और आपको मिसलीड भी कर सकती है, तो वो डबल एजेड स्वॉर्ड है, कभी इधर से काट देगी, कभी इधर से काट देगी। जैसे एक केस हुआ दिल्ली में, तो ऐसी हिस्ट्री थी कि मार पिटाई हुई, ठीक है, असॉल्ट। असॉल्ट का केस है, 2 लड़के लड़ रहे थे, उनके मार पिटाई हुई, फिर साथ में उसके फादर भी आ गए, मार पिटाई हुई और फादर को धक्का दिया, और 1 आध घंटे बाद फादर की डेथ हो गई। और फादर चूंकि गिरे थे जमीन पर, तो सबका ये है कि सिर में चोट लगी और मर गए, सिर में हाँ, चोट लगी हाँ। और मर गए। ठीक है, अब तब तक पुलिस भी 302 का ही मैटर समझ रही है कि इसीलिए डेथ हुई है, ओके। कि मारा, सिर में चोट लगी हम्म, और आदमी मर गया। हमने जब एग्जामिनेशन किया तो सिर में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। गर्दन में देखा कुछ नहीं मिला, और कहीं इंटरनल ऑर्गन्स पे, जेनेटल्स पे कहीं कुछ नहीं मिला। जब हमने ट्रेकिया खोला, ट्राई किया, ओके। ट्रेकिया, लंग्स, तो पूरी ट्रेकिया में, हाँ, पूरे लंग्स में फुल खाना भरा हुआ, और जो स्टमक है हाँ, उसमें भी खाना पूरा भरा हुआ, ओके, जो स्टमक कंटेंट था वो ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में पहुंच गया है। वो एस्पिरेट हो गया, आदमी Aspiration. एस्पिरेट। दूसरा क्या होता है, जैसे ये तो ऐसा हो गया है कि हमने केस, फ्रेश बॉडी थी, जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती है उसके बाद जो झंझट होती है उसको सेटल करना वो परेशानी। बहुत ही परेशानी है। एक केस ऐसा हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा साफ सफाई के बाद में हमको एक जगह मार्क मिला चोट का, ओके, और उसके 3 महीने बाद वो स्टोरी खुली कि इसको ऐसे मारा था, और वो हमारी फाइंडिंग से एग्जैक्ट मैच कर रहा था। अगर हम वो हड्डी खोल करके, साफ करके और वैसे नहीं देखते तो बहुत ही मुश्किल था। हमारा जो मेडिकल फील्ड है इस मेडिकल फील्ड में जो हमारा प्रोफेशन है, इट इज मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट। कोई पसंद नहीं करता डेड बॉडी के पास जाना, हाथ लगाना तो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन सबसे लास्ट में हम ही काम आते हैं, क्योंकि उस मुर्दे की आवाज हम ही है। एक ऐसे डिकम्पोज बॉडी की बात चली तो एक केस बताता हूँ, मेरे एमडी टाइम का है। जी सर। सागर का केस था। उसमें ऐसा कुछ था कि हेड उसका कहीं मिला था व्यक्ति का, और बाकी बॉडी कहीं और मिली थी। पोस्टमार्टम एक का हेड का कभी मिला, 1 दिन 2 दिन बाद ट्रंक का दूसरी जगह मिला। अलग अलग लोकेशंस पे पोस्टमार्टम हुए, सर अलग जगह मिला है, धड़ अलग जगह मिला है, और पोस्टमार्टम भी दोनों के अलग अलग। अलग अलग जगह हुए। अब उसमें फिर बाद में ये पूछा गया, पुलिस ने उनसे क्वेरी करी कि भाई ये मिला है और ये मिला है, दोनों क्या एक ही बॉडी के पार्ट है? वो बोले कि नहीं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। सब दोनों ने लिख के अलग अलग दे दिया कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए इसको मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल भेजा जाना चाहिए। MLI भोपाल। हाँ, तो जब तक एमएलआई आता तब तक ऑलरेडी 3 दिन 4 दिन बीत चुका था। 3 दिन ज़्यादा और भी ज़्यादा हो चुका था, हाँ, क्योंकि बॉडी और गर्मी का सीजन भी था। काफ़ी एकदम डिकम्पोज, क्या ऑलमोस्ट कहना चाहिए कि पार्टली स्केल्टनाइज हो गई थी, ओके, और उसके मसल एकदम ड्राइड, टेंडन्स वगैरह पूरे ऐसे दिख रहे हैं, ड्राइड बिल्कुल। और बॉडी के पार्ट में नीचे थोड़े बहुत ट्रंक में थे,
लेकिन जो नेक रीजन और हेड में तो पूरा ऐसा था कि स्कल जैसे बचाओ, ब्रेन वेन का मैटर अंदर कुछ नहीं। अब उसमें ऐसा था कि मर्चुरी के बाहर ही टेबल पे रख के सतपति सर थे, हम लोग थे, और पुलिस वाले परेशान कि कैसे कुछ करके ये भी प्रिजर्व कर लिया जाए, वो भी प्रिजर्व कर लिया जाए, ऐसा भी कर लो, ऐसा भी। तो हम लोग खुद ही ग्लव्स पहन के कर रहे थे डिसेक्ट। फिर सतपति सर ने भी ग्लव्स पहना था। क्या देखते हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है, एंड इट वाज लाइक कि लगभग C3 C4 के लेवल पे रहा होगा, धड़ का जो जो हाँ portion था, ट्रांजैक्शन का जो लेवल रहा होगा C3 C4 के लेवल पे। सर्वाइकल वर्टिब्रा सर्वाइकल, गर्दन की हाँ। हड्डी से। तो इधर से पता चला लोअर पार्ट में एक मसल का पार्ट ड्राइड एकदम बिल्कुल, उसके साथ में एक बोन का चिप, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा का चिप ऐसा। हाँ। बाकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा था उसमें तो शार्प कट दिख ही रहा है, हाँ हाँ लेकिन नीचे वाले पोर्शन से, ट्रंक वाले पोर्शन का जो सर्वाइकल रीजन था, उसमें बोन का एक चिप अलग से मसल के साथ में अटैच जैसा लटका हुआ है। हाँ। और वो जो वेज पूरा अपर पार्ट है हेड का और सर्वाइकल, उसके एकदम बिल्कुल मैच कर रहे हैं आशा रखे। सर सर बोला ये देखो, इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए। सही बात है। तो बोले बस ये रख दो और कुछ नहीं, फोटोग्राफ ले लो और ये रख दो। हाँ। तो वो पुलिस वाला जो इंस्पेक्टर था, अरे नहीं नहीं सर ऐसे कैसे, इतने में कैसे होगा, बोला रे तू बता कैसे होगा ये, इसमें क्या ये कहीं किसी भी तरीके से आ सकती है क्या, हाँ। किसी और बॉडी में प्रोड्यूस की जा सकती है क्या, मैचिंग शार्प जिसमें ऊपर दिख रहा है और ये नीचे वाले पोर्शन से लटका हुआ बॉडी तुम अलग अलग लेके आ रहे हो, इससे ज्यादा और क्या एविडेंस होगा। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस कि एक्सपीरियंस। लेकिन हम लोग होते तो रहता कि नहीं ये फिर रख दो, इसका डीएनए के लिए इसका लिए दोनों का पार्ट रखो, दोनों डीएनए मैचिंग कराओ, उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे कि हाँ सेम बॉडी का है, क्योंकि ये पार्टली स्कल्टनाइज हो गई, ऐसी कंडीशन में कैसे करेंगे। क्योंकि 3 केस मैंने बताया ना, 3 के तीनों कहना चाहिए कि लाइव जो हमारी आंखों के सामने देखे हुए वो दिखता है कि देखो थ्योरेटिकल चीज़ डिफरेंट होती है, प्रैक्टिकली आप जो एक्सपोज हुए हैं, जो आपने किया वो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट होती है, एंड दैट कम्स विद एक्सपीरियंस ओनली। तो सर ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की सारी बातें हो गई, इतने सारे आपने केसेस किए, और बातों से भी ये लग रहा है कि जो हमारा जॉब है बहुत ही ट्रबलसम है, प्रेशर वाला है, हमेशा एनी टाइम दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हर केस के बारे में हम सोचते हैं। तो सर ऐसा कोई स्ट्रेस बस्टर है आपकी लाइफ में, कुछ हॉबी कि हाँ भाई अगर समय मिला आपको तो आप ये करना पसंद करते हैं या करना चाहेंगे, नई हॉबी डेवलप करना चाहेंगे, कुछ भी सर? मैं तो थिएटर में मूवी देखना अगर कोई साथी मिल गया तो पसंद है मुझे। हाँ। इसके अलावा कोशिश करता हूँ कि मौका मिले तो थोड़ा जॉगिंग करना, और लॉन्ग ड्राइव पे जाना मुझे बहुत पसंद है फैमिली के साथ में। तो अभी तो नहीं हो पाता है, साल में एक आध बार हो पाता है, बट जब भी मौका मिलता है मैं ट्राई करता हूँ कि गाड़ी उठाओ और लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ और कहीं पे घूम के आओ। तो हॉबीज़ में यही हो गई, 2-3 चीज़ें हैं। डॉक्टर प्रियल, आपसे पूछना चाहूँगा आपकी कुछ ऐसे हॉबी आपने डेवलप की हुई है या करना चाहेंगे? मेरी एक हॉबी है किताबें पढ़ना, और वो हॉबी ऐसी है हर साल जब से अमेज़न आया है, हाँ। अमेज़न से पहले से भी है, पर अमेज़न के आने के बाद हर साल एक साल का एक 15-20 हज़ार रुपये कम से कम किताबें खरीदता हूँ। क्या बात है। उसके अलावा एक मेरे को हॉबी है साइकोलॉजी पढ़ने की, ह्यूमन बिहेवियर। तो जो मेरे फेवरेट राइटर हैं उनमें जैसे इंडिया में तो चाणक्य हैं, हाँ। उन्होंने अच्छा लिखा है। उसके अलावा जो फॉरेनर ऑथर हैं उसमें एक रॉबर्ट ग्रीन करके है, ओके। ही हैज़ रिटन 5 बुक्स, ऑल आर अल्टीमेट। उसके अलावा एक माइक बेलाफियोरे है जो ट्रेडर है, तो उसने लिखी है। एक किताब है जो द आर बिटवीन डॉग एंड वुल्फ, ये बहुत ही अच्छी किताब है। उसको पढ़ने से पता लगता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कैसे गवर्न होता है। थैंक यू वेरी मच। जो हमारे गेस्ट थे रतलाम मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर प्रदीप मिश्रा सर, प्रोफेसर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कम जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पर हैं। डॉक्टर प्रियल जैन एसोसिएट प्रोफेसर हैं फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में, साथ ही एचओडी का भी चार्ज देख रहे हैं, विभाग अध्यक्ष हैं। और इनसे आज हमने जाना अलग अलग केसेस के बारे में, उनकी बारीकियाँ सीखी, उनके जो अनुभव थे उन्होंने वो साझा किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो एपिसोड है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, सारी चीज़ें हम सीखेंगे, और जो आने वाले जो केसेस हैं उसके बारे में हम सतर्क रहेंगे, एकदम मेटिकुलसली सूक्ष्म तरीके से चीज़ों को किया जाएगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और भी एपिसोड देखने के लिए आप जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।